हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज यूपी टेट ईवीएस 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले और रिपीटेड प्रश्न को देखेंगे। आज की क्लास सेकंड क्लास आपकी पहली क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए थे, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी नॉलेज की वीडियो मिलती रहेंगी जीके जीएस से रिलेटेड, और साथ में यूपी टेट की भी तैयारी होती रहेगी आपकी। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता, ध्वनि किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा कि डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि किससे मापते हैं या ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, अब कुछ ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। एक अगर सामान्य व्यक्ति है, पूछा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति कितने तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है? तो 70 से 80 तक ये सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या करती है? प्रदूषण भी उत्पन्न करती है। ये बात भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कई बार क्वेश्चंस आया है, कभी आपके 100 से 120 रख देगा, 70 से 80, 50 से 60। तो एक सामान्य जो मनुष्य होता है वो 70 से 80 ही तीव्रता तक ध्वनि को सहन कर सकता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, किससे संपादित होता है? सभी पौधों के द्वारा। ये सभी जंतुओं एवं पौधों के द्वारा, सभी हरे पौधों के द्वारा। देखिए, जो प्रकाश होता है वो किसके द्वारा होता है? हरे पौधों के द्वारा संपादित होता है। तो ये याद रखना, क्योंकि हरे पौधे होंगे तभी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है। देखिए, कुछ जान लेते हैं कुछ फैक्ट। देखिए, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? पौधे अपने अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ये क्रिया क्या कौन करते हैं? ये करते हैं पौधे। ठीक है, पौधे क्रिया करते हैं। CO2 अवशोषित करते हैं और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। किसके द्वारा? हरे पौधे की क्रिया के द्वारा यह कार्य होता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न है कि परम तापमान पैमाना कौन सा होता है? अब बात की जाए कि परम मान पैमाना क्या होता है, इससे क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा, परम ताप पैमाना केल्विन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाना होता है और परम टी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो टी से इसको सूचित किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में हमारे जो ऑक्सीजन होती है, जो क्रिया करते हैं हम, वो कितनी % होती है? देखिए, हवा में ऑक्सीजन तो आपकी 21% होती है। बाकी नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78% में नाइट्रोजन होता है। उसके बाद में CO2 कितना होता है? तो 0.03% में CO2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अन्य गैसें कितनी होती हैं? 0.97%। अदर जो और भी गैसें होती वो 0.97 होती। और ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। और उसके बाद पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गैस है सबसे ज्यादा वायु में होती? वो तो नाइट्रोजन होती, 78%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती, मिश्रण होती लगभग 78%। और ऑक्सीजन कितनी होती है? लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। अगला प्रश्न है कि भारत एक दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी बनाए गए नियम को प्रयोग करता है? देखिए, भारत तथा दूसरे जो देश हैं वो प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो क्या प्रयोग ऐसा करें, क्या रोकने के लिए बनाए, नियम बनाए कि जो प्रदूषण है वो कम हो जाए। देखिए, कागज की
थैले या नायलॉन के थैले या प्लास्टिक के थैले या चमड़े के थैले। तो किसका प्रयोग है वो कम कर देना चाहिए। तो प्लास्टिक का थैले जो है अगर उनका प्रयोग कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रदूषण जो नहीं ज़्यादा अधिक नहीं फैलेगा। प्लास्टिक एक ऐसा है जो गलता नहीं है, बाकी जो पदार्थ होते हैं वो गल जाते, इसलिए प्लास्टिक के जो थैले हैं उनका प्रयोग जो है वो कम कर देना चाहिए। देखिए प्रदूषण को रोकने के देश में पॉलीथीन के लिए प्रयोग पर रोक जो है वो लगा दी गई थी, और पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता और ना ही इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता। इसका पुनः चक्रण मतलब होता है कि किसी दूसरे सामान में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई कागज है तो उसका दोबारा प्रयोग हो जाएगा, पर प्लास्टिक एक ऐसी है जिसका क्या होता, पुनः चक्रण नहीं होता, पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण, किसके माध्यम से वायु फैलता है इन तीनों में से। देखिए धुआं और कुहास, वाहनों से निकलने वाली गैस है, ये जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। वायु प्रदूषण में इन तीनों क्रियाएं होती हैं तभी हमारा जो वायु प्रदूषण फैलता है। देखिए जो वाहनों से निकलने वाली गैस भी प्रदूषण करती, धुआं से निकलने वाली जो गैसें होती वो भी करती हैं, और जलती हुई लकड़ी चारकोल होती हैं उनसे भी जो गैसें निकलती उनसे भी वायु प्रदूषण होता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। धुआं एवं कुहास, वाहनों से निकलने वाली गैस तथा लकड़ी, जलती हुई लकड़ी या तारकोल से जलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, द्रवित प्राकृतिक गैस कहते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए द्रवित प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधनों के रूप में किया जाता है। अगर सीएनजी का बात करें तो किस में प्रयोग किया जाता है, ये वाहनों में और ईंधन में प्रयोग किया जाता है। इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता। इस गैस में वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 50 किलो वर्ग सेमी तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस तरह सीएनजी के अव्यय हैं, जैसे मीथेन, इथेन, ये सब भी किसके अव्यय हैं, ये भी सीएनजी के तरीके से एक अव्यय है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी कौन से होते हैं। जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, मृत जीवों पर कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो निर्वाह करते हैं। देखिए कौन से होते हैं जो निर्वाह करते हैं, तो वो होते स्कैवेंजर। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे गिद्ध, बाज, चील, तो ये सब आते हैं इसमें, जो क्या करते हैं, मृत जीवों को खाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए कुछ जान लेते हैं इसके वेंचर के बारे में। देखिए मांसाहारी तथा पर्यावरण को मृत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि मक्खी, गिद्ध हो गया, और इसके साथ बाज हो गया, चील हो गया। ये सब क्या करते हैं, जब मृत जो होते हैं जानवर मर जाते हैं, या पर्यावरण को साफ करने का भी काम करते हैं, जैसे इनको सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, वायु में या स्थल में, जल में, वायु में, प्रकाश मंडल में। तो कहाँ पर, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हमेशा, पेड़ पौधे। जल में क्या पाया जाता है, जल मंडल में जल, वायु में वायु, और पौधे हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए अधिकतर पेड़ पौधे किस में आते हैं, स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन जीवी कारक नहीं है। कौन जीवी इसमें कारक नहीं है, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव होगा, या प्रस्तर हो गया। तो इसमें से कौन से ऐसे हैं जो जीवी कारक नहीं है, मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है, तो कौन से हो गए, प्रस्तर हो जाएंगे यहाँ पर आपका राइट ऑप्शंस। चलिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे जंतु क्या होते, सूक्ष्म और जैविक कारक होते। याद रखिएगा, जिसमें सूक्ष्म में कौन से पूछे जाए कि पेड़ पौधे,
जंतु ये किसमें आते हैं, ये सूक्ष्म जीवों में आते हैं, तो ये जैविक कारक हो गए। और प्रस्तर क्या होता है, ये अजैव कारक होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है कौन सा, इसमें पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है वायु, तालाब, ठीक है, उसके बाद जल, या यहाँ पर क्या होगा, मृदा, मावा नहीं होगा, मृदा होगा। तो कौन सा होगा इसमें से, तो आपका होगा तालाब, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण कौन है, वो क्या है, तालाब है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, जैविक तत्व, जीव जंतु तथा अजैव तत्व जैसे जल, मिट्टी आदि क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण कहते हैं। चलिए कुछ जान लेते हैं। अब देखिए, तालाब एक प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, क्योंकि तालाब में क्या होते हैं, जैव अजैव तत्वों के साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, उपस्थित होते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण कहा जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, ये थे कुछ प्रश्न, कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।